जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यार से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों आज हम लोग लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 2 लेकर आए बेटा, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके 20 क्वेश्चन की, है ना। इसके 20 धुआंधार क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपके संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन कराता हूं, उसके चारों ऑप्शनों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। तो इस प्रकार से आपके 20 नहीं, आपके लगभग 80 से 90 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेटा सीरीज आपको ब्रह्मास्त्र साबित होगी, ठीक है। तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कर दो बच्चा, क्योंकि उनका प्रॉफिट भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके दोस्तों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ वहाँ पे सर ऐसा बता रहा है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें सारी चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा सामाजिक विज्ञान का लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा? सेट 2 करने वाले हैं 2025 का, ठीक है। अभी 2025 ही चल रहा है बेटा, इसके लगभग 7 सेट है। तो आप कहीं ना कहीं देखना 7-8 सेट होने के बाद आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। अभी भी आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद आज और रिपीट होने शुरू हो जाएंगे और आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम सब उन सब के बारे में बात करेंगे बेटा। तो हम लोग आगे चलते हैं। जस्ट एक सेकेंड बेटा, 1 मिनट। चलो भाई, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस कथन को किसने दिया था बेटा? तो इस कथन को देने वाले थे आपके मैटरनिख ने। इस कथन को देने वाला मैटरनिख है। अच्छा, इस कथन का मतलब क्या हुआ कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या होता है? सर्दी जुकाम। तो कहीं ना कहीं फ्रांस की सबसे ज़्यादा भूमिका है बेटा किसके लिए? यूरोप के लिए। फ्रांस की जो राजनीति है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूरोप के लिए। फ्रांस जैसा करेगा यूरोप को वैसा ही भोगना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही फ्रांस के काम होंगे वैसे ही यूरोप को उस प्रकार से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब जोसेफ गैरिबाल्डी कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? तो इन सारी बातों को हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, ऑटो वान बिस्मार्क के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? तो भैया हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सर? जर्मनी के एकीकरण के जनक। हमसे पूछा जाता है जर्मनी के एकीकरण के जनक। एकीकरण के जनक पूछे जाते हैं। तो हम किसका नाम ले लेते हैं बेटा? ऑटो वान बिस्मार्क। किसका नाम ले लेते हैं बेटा? ऑटो वान बिस्मार्क। जोसेफ गैरिबाल्डी। जोसेफ गैरिबाल्डी ये किसके जनक हैं बेटा? तो इटली के एकीकरण के जनक हैं। इटली के एकीकरण के जनक माने जाते हैं। कौन? जोसेफ गैरिबाल्डी, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बेटा बहुत बार पूछा जाता है, इसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में बेटा फ्रांस का सम्राट घोषित किया। फ्रांस का सम्राट घोषित किया, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी पेन लेके बेटा नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो, जर्मनी के एकीकरण की भूमिका देखा हमने, क्वेश्चन को यहाँ एक्सप्लेन किया और अगला क्वेश्चन आपके आगे आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपको देखो बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बताओ, जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर?
तो जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो जर्मनी के एकीकरण में बेटा यहाँ उड़नता रहा है, तो जिस भी ऑप्शन में उड़नता रहा होगा वही सही होगा। बताओ, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑटो आर बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण कहता है, और इटली के एकीकरण के जनक हैं जोसेफ गैरिबाल्डी, है ना। इटली के एकीकरण के जनक माने जाते हैं कौन? जोसेफ गैरिबाल्डी। और उसके बाद विलियम प्रथम कौन था? तो प्रसा का राजा कौन था? विलियम प्रथम। कब बना था बेटा? 1861 ईस्वी में। ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि 1861 ईस्वी में प्रसा का राजा कौन था? तो विलियम प्रथम था। कौन था बेटा? विलियम प्रथम था। चल अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटेन में कॉर्ड लॉ को समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, कॉर्ड लॉ को हम लोग समाप्त क्यों किए? तो बेटा इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं बेटा, कॉर्न आयात पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं, कृषि उत्पादों पर अधिकता बिल्कुल नहीं, उससे तो और प्रभाव पड़ना चाहिए, उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध। तो जितने भी उद्योगपति थे उन्होंने मजदूर वर्ग का विरोध कर दिया था बेटा, जिसकी वजह से कॉर्ड लॉ को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले होता है 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है। क्या होता है बेटा? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ बेटा? तो ये सम्मेलन हुआ था आपका अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ। पूछा जाता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इससे निकल के आएगा। इससे दो चीजें मिलकर निकल कर आएंगे बेटा। पहला IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। और दूसरा वर्ल्ड बैंक WB की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। दो चीज़ों की स्थापना की गई। इन दोनों का मुख्यालय बेटा, इन दोनों का अगर तुमसे पूछ ले मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप हेडक्वार्टर बताएंगे बेटा। क्या बताएंगे? आप हेडक्वार्टर बताना वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। ठीक है, ये कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद चलो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया आपका? तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 1944। अच्छा, 1942 ईस्वी में क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने बेटा 8 अगस्त 1942, थोड़ा डेट एक बार आप लोग गूगल करके कंफर्म कर लेना, मुझे जहाँ तक लगता है सही है, बट आप एक बार जरूर कंफर्म कर लेना। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बेटा, महात्मा गांधी जी द्वारा संपूर्ण देश में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ठीक है, शुरू किया। ठीक, महात्मा गांधी का कभी कभी पूछ लेता है बेटा चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण कहाँ है बेटा? बिहार में है। महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है ना। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कब से शुरू किया बेटा? 9 मार्च 1931 से लेके 12 अप्रैल
एक बार डेट कंफर्म कर ले लो बेटा, 12 अप्रैल 1931 तक, ठीक है, ध्यान रखना। ये दांडी मार्च इन्होंने किया था, ठीक है। तो कुछ ये बातें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो आगे देखो, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो गुलामगिरी बेटा आपकी जाति व्यवस्था से संबंधित है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? जल्दी से आप कमेंट्स करके बता दीजिए। चलो बताओ भाई, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक है बेटा महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, ठीक। ठीक है, ये किस पर आधारित है बेटा? तो ये है आपकी जाति व्यवस्था पे आधारित पुस्तक थी। जाति व्यवस्था पे आधारित पुस्तक थी बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो बाल विवाह, है ना, थोड़ी सी बातें इसके बारे में कर ली जाए, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। बाल विवाह, अच्छा बाल विवाह की बात करें तो 1929 में एक अधिनियम आता है बेटा, जिसको हम कहते हैं शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम आपसे पूछ लिया जाता है कि शारदा अधिनियम कब आया बेटा? तो आप ध्यान रखना 1929 में आया। इस शारदा अधिनियम में क्या बातें की गई? सर इस शारदा अधिनियम में बातें की गई कि जो बाल विवाह होगा उसमें लड़कियों की जो उम्र होगी वो कम से कम 14 वर्ष होगी, और जो हमारे बालक होंगे, है ना, जो बालक होगा वो कितने का होगा? 18 वर्ष का, ठीक है। फिर एक नियम बन के आया इसी से संबंधित बेटा 2006 में, उसे हम कहते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम। क्या कहते हैं? बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम कहते हैं बेटा। इस बाल विवाह निषेध अधिनियम में क्या किया? दंड का प्रावधान किया गया। यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है और वो बाल विवाह करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है बेटा। उसके लिए कुछ साल की जेल, और कुछ साल की जेल के बाद उसको कुछ साल का मतलब कुछ साल की सजा, और उसके साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, है ना, आप छुआछूत के आधार पर जो भेद करते हैं, है ना, छुआछूत के आधार पे जो हमारे देश में भेद किया जाता है, भेदभाव, है ना, भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में बताता है कौन? अस्पृश्यता। और ये हमारे किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है बेटा? तो ये हमारे आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है कि अनटचबिलिटी, आप किसी को भी छुआछूत के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है, ठीक है। जैसे हमारे देश में जनरली होता क्या है कि कोई नीचे कास्ट का वर्ग है तो हम उसका टच किया हुआ पानी नहीं पीते, उसको ज़मीन में बैठाते हैं ना। हम सब मनुष्य हैं बेटा, कहीं ना कहीं हमको सबकी भावनाओं को पूरी तरीके से कद्र करना चाहिए ना। हमारे लिए कोई छोटा है ना कोई बड़ा है ना। तो हमको सबको एक समान भाव से देखना है और सबको एक बराबर सम्मान देना है, बराबर दर्जा देना है, ठीक है। यही मानव का पहला मूल धर्म है। यदि मानव होने का मूल धर्म भूल जाएगा बेटा तो उस समय आपका एकदम पृथ्वी का विनाश होना एकदम तय है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार किसके मध्य सत्ता की साझेदारी रखती है? तो ये बेटा इसको आप ध्यान रखना। तो जो शासन के विभिन्न अंगों के मध्य बिल्कुल नहीं बेटा, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य बिल्कुल नहीं, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य होता है। कौन? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार किसके सत्ता की साझेदारी रखता है, ठीक है, ध्यान रखना। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को
किस संस्था द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया भैया, ये किसको दिया गया? ये दिया गया है लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा उपरोक्त सभी। याद करिए 2023, ठीक है, मोदी जी ने इस पर एक बिल पास किया, इसका नाम दिया गया बेटा नारी वंदन अभिशक्ति, नारी वंदन शक्ति, है ना, जिसमें कहा गया बेटा कि जितनी भी विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, दिल्ली की विधानसभा है, इन सब में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा, 33% का आरक्षण दिया जाएगा, ये बात कही गई है। इसको किसने लॉन्च किया बेटा? मोदी जी ने लॉन्च किया है ना, मोदी जी ने, आपके हमारे प्रिय, है ना, मोदी जी, ठीक है। युवाओं के विरोधी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, जो जैसा है सब सही है ना, राजनीति नहीं करनी है हमको। सांप्रदायिकता की समस्या क्या प्रारंभ होती है बेटा? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाए। अब मेरी बात समझना, यदि आप सभी धर्मों का आदर सम्मान करेंगे तो सांप्रदायिकता की समस्या तो हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया बेटा। अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब बेटा ये सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। सांप्रदायिकता की समस्या, धर्म को राष्ट्र आधार मान के लिया जाए और सभी धर्म ये किसी धर्म को राजनीति से यदि जोड़ दिया जाए तो सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो बेटा इसको याद कर लीजिए, भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। 6वां सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय दल आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है बेटा? क्या पूछा है? नहीं है, आपसे पूछा है। उत्तरदायी शासन, बिल्कुल उत्तरदायी शासन होता है लोकतंत्र से संबंध। बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, ये भी होता है बेटा। कानून के समक्ष समानता होती है, ये लोकतंत्र के फायदे हैं। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता बेटा लोकतंत्र में, यानी कहने के बात यह है कि पूंजीवाद लोग बार बार इसमें नहीं आ सकते, बार बार वही व्यक्ति चुनाव से लड़ करके, मतलब कहने का मतलब है हम लोग निष्पक्ष निर्वाचन करेंगे, जनता जनार्दन जिसको वोट देगी वही यहाँ पे चुन के आएगा, ये मेन लोकतंत्र का मतलब होता है। चलो अगला, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा? सोपानी खेती बोलते हैं, वो कहाँ की जाती है? तो हमारे पंजाब में नहीं सर, हमारे हरियाणा में बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश के मैदान में बिल्कुल नहीं, ये होती है बेटा आपके उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती होती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको बिल्कुल पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? तो आपके उत्तराखंड में होती है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। चलो ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन चले। चल, भारतीय वन्य जीव अधिनियम, है ना, भारतीय वन्य जीव अधिनियम बेटा आपका 1972 में आया था। कब आया था बेटा? 1972 में आया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, स्टार लगा लीजिए। झारखंड में स्थित कोडरमा खनिज का उत्पादक है, तो कोडरमा से क्या पैदा होता है बेटा? तो आप ध्यान रखिएगा, कोडरमा से अभ्रक पैदा होता है बेटा, अभ्रक पैदा होता है, आप एकदम ध्यान रखिएगा। अगर हमसे पूछा जाए बेटा लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक, है ना, लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हम बता देंगे कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है?
सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है बेटा? झारखंड करता है। कौन करता है? झारखंड करता है, ध्यान रखना। उस झारखंड के बाद कौन आता है बेटा? ओडिशा आता है। झारखंड के बाद कौन आता है? ओडिशा आता है, एकदम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो आगे बताइए। अच्छा आगे और बताएंगे, और बताइए। अगर हमसे पूछे सबसे ज्यादा लोहा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा लोहा, तो लोहा की बात करेगा बेटा, आयरन की बात करेगा तो आ से आयरन, आ से ओडिशा, ध्यान रखना। आ से आयरन, आ से ओडिशा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयरन यहीं पैदा होता है, ओडिशा राज्य में, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछ ले बेटा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है, तब भी आप क्या बताएंगे? ओडिशा बताएंगे। अब बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट से कौन सी धातु निकलती है बेटा? तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है, बॉक्साइट जो अयस्क होता है बेटा, वो एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चले, तो अगर लोहे का पूछेगा तो आप बता देंगे क्या? ओडिशा बता देंगे, ठीक है। सारे ऑप्शन क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलो आगे देखो। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में कौन सी मुख्य फसल उगाई जाती है? तो बता दो जरा। काली मिट्टी में बेटा आपकी कपास सर्वाधिक उगाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में कपास उगाई जाती है, आप लोग ध्यान रखना। तो सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताओ जरा। सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो काली मिट्टी है बेटा वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बेटा? महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अच्छा लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत बार पूछा जाता है, लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो आप बता दीजिएगा। केरल व कर्नाटक, दक्षिण राज्यों में, है ना। केरल व कर्नाटक, केरल व कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद और मिट्टियों के बारे में बता दो भाई। अब उसके बाद मैदानी इलाकों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैदानी इलाकों में कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार पाया जाता है। कहाँ? मैदानी में। अब अगर मैदान जहाँ जलोढ़ होगा वहीं पे आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में धान, गेहूँ, है ना, ये सब पैदा होंगे, ठीक है। चल अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है बेटा, ठीक है। तो आप लोग इसको जरा कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। आपके लिए एक कमेंट में आप क्वेश्चन करके हमको बताइएगा, ठीक है। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सटीक आंसर दे पाते हैं। चलो, किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है बेटा? प्रति व्यक्ति आय पर, बिल्कुल सही है। औसत साक्षरता दर पर, बिल्कुल सही है। उस देश की कैसी स्वास्थ्य स्थिति है इस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है बेटा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। किसी देश का विकास जो है किस पर निर्भर करेगा? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता पर और स्वास्थ्य की स्थिति पर। चलो अगला कह रहा है दुग्ध उत्पादन की क्रिया को किस क्षेत्रक में शामिल किया गया है? तो हम लोग अभी बात करेंगे बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर लेंगे बेटा? प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक की, ठीक है।
तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है बेटा? देखो प्राथमिक में आता है मछली पालन, अच्छा पालन चाहे जौन सा हो, मछली पालन हो, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन हो, जितने भी ये सब आएंगे, ठीक है। कृषि, कृषि आएगा, है ना। पशुपालन आएगा, जितने भी पालन है, कोई भी पालन हो वो सब इसी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा? वानिकी, वानिकी इसी में आएगा। उत्खनन, किसी को जमीन से निकाल लिया गया, है ना, उत्खनन, उत्खनन ये भी इसी में आ जाएगा। चलो बताओ जरा द्वितीयक क्षेत्र बता दो कौन कौन से शामिल हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र शामिल होता है बेटा। क्या शामिल होता है? निर्माण क्षेत्र शामिल होता है। जैसे उद्योग, जितने भी उद्योग हैं ये सब किस में आएंगे? निर्माण क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। जैसे वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग हो गया, है ना। जितनी भी कंपनियां हैं जिनको बना रही हैं तो ये सब इसी में आ जाएंगे, है ना, ठीक है। रसायन उद्योग हो गए, कीटनाशक जो बनाते हैं कंपनियां, ठीक है, तो रसायन उद्योग। यानी कहने का मतलब जहां कंपनियां कच्चा माल यहां से उठाएंगी और अगर उनका निर्माण हो रहा है तो बेटा वो किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र को बेटा हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। और सबसे बड़ा क्षेत्र यही होता है बेटा, ध्यान रखना। सबसे बड़ा क्षेत्र पूछेगा तो इसी में आएगा। जैसे आपका बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका परिवहन हो गया, ये भी तो एक प्रकार की सेवा है ना। बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, और बता दो, और ज़रा बताओ इसमें। शिक्षा हो गई, है ना, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई। शिक्षा जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, वो भी तो एक प्रकार की सेवा है, शिक्षा हो गई। संचार व्यवस्था हो गई, संचार व्यवस्था हो गई, ठीक है। ये जो मोबाइल टेलीकॉम्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद और क्या हो जाएगा? पर्यटन हो जाएगा, ठीक है। चिकित्सालय हो जाएंगे, व्यापार हो जाएगा। तो ये सब किस में आएंगे बेटा? सेवा क्षेत्र में। अच्छा चतुर्थक क्षेत्र में तो अभी ये छोड़ दो, अभी ये तुम्हारे में है ही नहीं। तो अब बताओ जरा इनमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो कह रहा है दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन किया जा रहा है, किस क्षेत्र में शामिल किया है? तो दूध का उत्पादन कहाँ है बेटा? पशुपालन में। कहाँ है? पशुपालन में। कृषि पशुपालन में आएगा तो प्राथमिक क्षेत्र में कहलाएगा बेटा, ठीक है। सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है बैंकिंग बताओ किस क्षेत्र से है, परिवहन किस क्षेत्र से है, शिक्षा किस क्षेत्र से है, संचार है, पर्यटन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते बेटा। आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास और इसको बार बार अपने पास याद करते रहिए। यहाँ से 1 नंबर फिक्स बेटा, हर एक एग्जाम में, हर एक सेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? तो बेटा बैंकिंग, साहूकार, नियोक्ता, व्यापारी। तो कौन इसमें स्रोतों में शामिल हैं? तो बेटा बैंक जो है इसमें शामिल है, किसमें? औपचारिक ऋण को देने के लिए, ठीक है। औपचारिक ऋण को देने के लिए कौन शामिल है? बैंक शामिल है बेटा, ध्यान रखना। निम्नलिखित में कह रहा है भारत कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? तो बेटा आरबीआई। कौन जारी करता है बेटा? आरबीआई जारी करता है। आरबीआई की अगर हमसे पूछा जाए अधिनियम कब बना, है ना, आरबीआई का अधिनियम कब बना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये बेटा बना है 1934 में। और अगर पूछे बेटा इसकी स्थापना कब हो गई, तो आरबीआई की स्थापना हुई बेटा 1935 में। राष्ट्रीयकरण पूछे, राष्ट्रीयकरण, तो आप लोग बताओ राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया बताओ जल्दी से। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बताओ जल्दी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ जल्दी बताओ।
तो इसका हुआ है बेटा 1 जनवरी 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। अच्छा ये बताओ वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताओ? आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बेटा? बताओ जल्दी से कमेंट करो, जल्दी बताओ। तो इसके अध्यक्ष हैं बेटा संजय मल्होत्रा जी, इसके जो अध्यक्ष हैं, है ना, आप लोग ध्यान रखना। अरे इसको बस ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा सा आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए। तो आपके इसके अध्यक्ष हैं बेटा वर्तमान में संजय मल्होत्रा। वर्तमान में बताओ यूपी की राज्यपाल कौन है? वर्तमान में यूपी की राज्यपाल कौन है? जल्दी से बताओ, वर्तमान में यूपी की राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में यूपी की राज्यपाल कौन है? जल्दी बताओ। तो कौन है बेटा? आपकी हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी हैं आपकी वर्तमान में अध्यक्ष, है ना। तो ये हो गया आपका। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है? सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है? तो कह रहा है नई कंपनियों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों की साझेदारी करना, बहुराष्ट्रीय निवेश का सबसे अधिक समान तरीका, विकासशील देशों पर कब्जा कर लेना। तो भैया ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, कब्जा तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। स्थानीय कंपनियों से साझेदारी कर लेना बिल्कुल नहीं, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना तो ये भी नहीं हो सकता बेटा। नई कंपनियां इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है यदि अगर कोई विदेशी निवेश होता है तो। इस प्रकार से हमने बेटा सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर डाले और हमने ये किया आपको 20 MCQ क्वेश्चन का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन, है ना। बेहतरीन, आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। और यदि मज़ा आ जाए तो बेटा दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। और अपने घर वालों का, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।